समझो जरा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन और वन संपदा। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आपको जैसे पता है कि जनरली अपन क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर की सीरीज ही अपन ने तैयार कर ली है, तो अपन को काफ़ी आसान मदद मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं पहले पॉइंट को। मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य है जिसने जैव विविधता विभाग का गठन किया है। ये जैव विविधता क्या होता है? जहाँ पर पेड़ पौधों का नंबर ज्यादा होगा, जहाँ पर जीव जंतुओं का नंबर ज्यादा होगा। जस्ट अ सेकंड, कुछ लोग आ रहे हैं। तो पेड़ पौधों का नंबर जहाँ पर क्या होगा? ज्यादा होगा। जहाँ पर जीव जंतुओं का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। निश्चित रूप में वहाँ पर वैरायटी या विविधता ज्यादा मिलेगी। तो वैरायटी या विविधता ज्यादा मिलेगी, और वो जगह जहाँ पेड़ पौधों का नंबर ज्यादा है और जीवों का नंबर ज्यादा है, वो जगह है वन। इसीलिए दरअसल मध्य प्रदेश ने क्या किया? सबसे पहले जैव विविधता विभाग का गठन किया। किस सन में किया? 2001। तो यहाँ आपके दो क्वेश्चन ध्यान से समझना कि मध्य प्रदेश मतलब सबसे पहला वो कौन सा राज्य है जिसने जैव विविधता का गठन किया? आंसर है मध्य प्रदेश। कब किया? 2001 में। क्लियर है? अच्छा, अब कभी भी यदि मध्य प्रदेश की पहचान होती है सभी राज्यों में, तो बाघों के कारण तो होती है, क्योंकि टाइगर स्टेट बोलते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। लेकिन अब वनों के कारण भी मध्य प्रदेश को तवज्जो मिलती है। क्यों? यदि मैं आपसे पूछूं तो ये जो डाटा लिखा है ये बहुत अहम डाटा है। मध्य प्रदेश में लगभग लगभग एक तिहाई मतलब 33% भाग पर वन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं रियल में डाटा क्लियर कराऊं आपको तो 30% है वो आज के समय पे। तो ये चीज आप याद रखना कि मध्य प्रदेश में 30% तो क्या है? वन आच्छादित क्षेत्र है। अब जो तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सबसे अहम पॉइंट है। यदि मैं बात करूं पूरा का पूरा इंडिया का, यदि मैं मैप बना लूं, और यदि पूरी इंडिया है 100%, ध्यान से समझना मेरी बात, यदि पूरी इंडिया 100% है तो 12.7% मध्य प्रदेश का एरिया पे खाली वन है। मतलब मध्य प्रदेश में 12.7% भाग में वन है। ये बात कर रहे हैं हम कब की? जब इंडिया 100% है। तो इंडिया में यदि 100% वन है, तो अकेले मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन है? 12.7%। लेकिन यदि मैं बात करूं कि एमपी का कितना एरिया या एमपी में कितना क्षेत्रफल जो है वो वनों से घिरा है, तो यदि एमपी 100% है तो एमपी में 30% जो है वो वन है। और यदि मैं वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्लियर करूं तो आपको 94,689 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है जो वन आच्छादित है या वनों के अंतर्गत आता है। तो याद रखना ये जो 12.7 है ये इंडिया के हिसाब से है, और ये 30.7 जो है ये एमपी के हिसाब से। अब यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और मध्य प्रदेश में कितने अभयारण्य हैं और इन दोनों ने कुल मिलाकर कितने वनों को घेर रखा है, तो आंसर आता है 11%। मतलब ये तीसरा क्वेश्चन भी यही इनबिल्ट है। अब मध्य प्रदेश जो है वनों का बेहतर तरीके से विकास हो इसके लिए उसने बनाई है वन नीति। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली वन नीति कब आई थी, तो आंसर है 1952। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा, यदि मैं पूछूं कि वर्तमान समय में कौन सी नीति की घोषणा है, तो 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति लाई गई थी जो अभी भी चल रही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको ध्यान रखना ही पड़ता है, सबसे पहला वो राज्य बताइए जिसने अपने वनों का 100% मतलब 100% राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जहां जहां पर वन पाए जाते हैं उस एरिया को सीधा सीधा गवर्नमेंट ने अपने अधीन ले लिया। तो ऐसा करने वाला सबसे पहला राष्ट्र पहला प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश है, और ऐसा उसने 1964 से करना स्टार्ट किया था।
लेकिन यदि मैं पूछूं कि वनों के अंतर्गत वो कौन से वन हैं जिनका सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, तो मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता जो है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बीड़ी बनाई जाती है। तो सबसे पहले जहां जहां तेंदुपत्ता के वन मिलते थे उस एरिया को सबसे पहले अंडरग्राउंड करना शुरू किया हमने 1970 से। ये चीज थोड़ी सी बस याद रखना। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया 1964 से, लेकिन तेंदुपत्ता जहां मिलता है उन वनों को अंडरग्राउंड हमने करना शुरू किया है 1970 से। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि वन संपदा के मामले में मध्य प्रदेश एक समृद्धशाली राज्य है, स्पष्ट कीजिए, तो सबसे पहले आपको बताना है कि भारत में वही 12.7% एरिया वनों से घिरा है मध्य प्रदेश का, जबकि मध्य प्रदेश में 30% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ये चीज। लेकिन अगर इनके अलावा मैं बात करूं तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 41% सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, और देश में, ये याद रखना ये देश की बात कर रहा हूँ, तो देश के 50% साल के वृक्ष, मतलब पूरे भारत में यदि साल के वृक्ष हैं 100, तो अकेले मध्य प्रदेश में 50 पाए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो क्वेश्चन आपने याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, सागौन के वन 41% के साथ, और पूरे के पूरे यदि मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश में मतलब पूरे देश में यदि साल के वन है तो अकेले 50% एमपी के खाते में जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए। अब उसके बाद ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों का एक साथ जुड़ाव है, बिल्कुल सिंपल। जैसे मैं आपसे पूछूं वो कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है, तो केवल और केवल अब बालाघाट याद करने से काम नहीं चलेगा। आपको प्रतिशत बताना होगा कि बालाघाट का 53% जो हिस्सा है वो वनों से ढका हुआ है, और अगर वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 4978। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये दोनों डाटा पूछा जाता है, ध्यान रखना। लेकिन वहीं अगर मैं पूछूं कि सबसे कम वनों से घिरा हुआ कोई जिला अगर है तो वो शाजापुर है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साल 1995 वो भी सितंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश वनिकी योजना का आरंभ हुआ। ये वनिकी का मतलब होता है वन उद्यान को बढ़ावा देना, मतलब जहां जहां पर उद्यान है या जहां जहां पर छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं उनको बढ़ाया जाए, नर्सरी का किया जाए नंबर ज्यादा, है ना, ज्यादा से ज्यादा पोल्ट्री फार्म। अच्छा, पोल्ट्री फार्म कहाँ खोले जाएंगे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो छोटे मोटे जीव हैं उनके चरने या रहने की व्यवस्था होगी। मतलब वनिकी के अंतर्गत आपका ज्यादा से ज्यादा वन लगाने का कार्यक्रम आ जाएगा, और छोटे मोटे जो एरियाज हैं जैसे मछली पालन आ जाएगा, जैसे साथ ही साथ में आपका ये चूजे पालन का काम किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में इस ओर वनिकी की ओर ध्यान दिया जाता है सितंबर 1995 से। अब एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है कि वनीकरण की नीति जो है उसके अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना कंपलसरी है। आंसर है 33% से कम भूभाग पर यदि वन होगा तो वन नीति नहीं मानी जाएगी। वन नीति का मतलब होता है कि कम से कम जितना भी क्षेत्रफल है उसके 33% भूभाग पे आपको वन रखना कंपलसरी है। तो मध्य प्रदेश भी लगभग लगभग क्या है, करीब है, जैसे 30% है। तो ये चीज आपसे हमेशा पूछी जाएगी कि राष्ट्रीय वन नीति के तहत कितना होना चाहिए वनों का परसेंटेज, इसमें कोई गलती मत करना, 33% ही याद रखना, याद रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वन राजकीय महाविद्यालय जो बालाघाट में है उनकी स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आंसर है 1979। अच्छा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में इको पर्यटक विकास बोर्ड का गठन कब हुआ है। तो ये अभी अभी हाल ही में हुआ है, 12 जुलाई 1950। और मध्य प्रदेश में वनों में प्रदूषण का स्तर मापने के लिए हमने भोपाल में एक बोर्ड भी बना रखा है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है मध्य प्रदेश का, मतलब वनों में प्रदूषण का स्तर कितना है इसको मापने के लिए भोपाल में हमने एक बोर्ड भी बना रखा है। मध्य प्रदेश झीलों को संरक्षण देने के लिए 2014 से प्रतिबद्ध है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से समझना।
मध्य प्रदेश में 8.2 जो भूमि है ये चारागाहों के अंतर्गत आती है। चारागाह दरअसल में उस एरिए को कहते हैं जहां हल्की फुल्की घास उगती है, और हल्की फुल्की घास उगने के कारण ज्यादातर जो शाकाहारी जीव है जैसे गाय और भैंस, बकरियां, ये चरने के लिए आते हैं। तो मध्य प्रदेश में इतनी भूमि चारागाहों के लिए अभी भी खाली है, तो ये जरा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आगे आप देखेंगे, ये सारे आपके प्री के वन लाइनर फैक्ट, ये सब प्री के ए टू जेड क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ये सारे पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि उस प्रदेश का नाम बताइए जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्र वनों से ढका है। आंसर है मध्य प्रदेश। यदि मैं पूछूं सबसे ज्यादा वन आच्छादित राज्य कौन सा है, आंसर है मध्य प्रदेश। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भूभाग भूमि से विहीन है। भूमि का विहीन का मतलब है बंजर। तो मध्य प्रदेश का भूमिहीन भाग है 40%। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे भारत में उस स्टेट का नाम बताइए जहां वनों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो जी हाँ, मिजोरम। मिजोरम में 90% वन है। और अगर मिजोरम ऑप्शन में ना दिया हो तो देन यू हैव टू टाइप असम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मध्य प्रदेश के लिए ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे ज्यादा वन धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा वनों से आच्छादित का मतलब होता है घिरा हुआ राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, 33%। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि वनों का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है, याद रखिएगा परसेंटेज की यदि बात की जाए तो फिर उसमें मिजोरम बाजी मार कर ले जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर राज्य को यह अधिकार है कि वो अपने अपने वनों को बेहतर बनाने के लिए एक बोर्ड का गठन करे। उसमें कुछ मेंबर होंगे जो लगातार वनों को बेहतर करने की दिशा में कार्य करेंगे। तो मध्य प्रदेश ने भी वन विकास बोर्ड बनाया था 1975 में। लेकिन आप 24 जुलाई जरूर याद रखना, ये प्री का सबसे बेहतर क्वेश्चन है। और जब से वन विकास बोर्ड बना है तब से मध्य प्रदेश सरकार वनों को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाती जा रही है। और इसके लिए विश्व बैंक भी कई बार रुपया पैसा अवेलेबल कराता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की वन संरक्षण परियोजना जो है वो राज्य वन विकास बोर्ड द्वारा जो चलाई जाती है, उसको कौन पैसा धेला अवेलेबल कराता है, तो आंसर है सीधा सा विश्व बैंक। अच्छा, अब उसके बाद जो अगली चीज है ये फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे पूछूं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप बिल्कुल तत्काल बोलेंगे देहरादून में। अब इसका मतलब समझो, वनों से यदि कोई लकड़ी आई, वनों से कोई जीव जंतु आया, और यदि आपको लगता है कि उस पर आपको रिसर्च करना है, तो उसके लिए आपने देहरादून में ऑलरेडी एक सेंटर बना रखा है जो वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ियों, दवाइयों, जड़ी बूटियों, कुछ भी चीज जो वनों से प्राप्त हो, उस पर आप अनुसंधान देहरादून में कर सकते हैं, देहरादून की प्रयोगशाला में कर सकते हैं। तो वही जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, उसने अभी कुछ समय पहले जबलपुर में भी दरअसल में एक अपनी छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित करी थी। और वो करी थी 1986 में, जब आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा अभी हाल ही में, हाल ही का मतलब है 1986 में, कहाँ पर दरअसल में एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला, क्षेत्रीय का मतलब होता है लोकल प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो आंसर है जबलपुर। अब जब भी बात आती है पचमढ़ी की, तो निश्चित रूप में सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि पहले आपको पचमढ़ी के बारे में बताना पड़ेगा। तो भैया जी, जो पचमढ़ी है वो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, सबसे पहली चीज। दूसरा, बायोस्फीयर रिजर्व भी है पचमढ़ी। भारत सरकार ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता कब दी थी, 1999 में दी थी। ये अगली चीज है। अब यदि पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो निश्चित रूप में सतपुड़ा की राजकुमारी भी किसी को कहते हैं, और वो कोई और नहीं, मढ़ई वन क्षेत्र है। तो मढ़ई वन क्षेत्र को सतपुड़ा की राजकुमारी का दर्जा प्राप्त है। और यहाँ बाघ, जंगली भैंसे और तेंदुए पाए जाते हैं। और इसको इसलिए सतपुड़ा की राजकुमारी कहते हैं क्योंकि ये सतपुड़ा नेशनल पार्क के समीप है। बिल्कुल सिंपल सी, याद रखना, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी, लेकिन मढ़ई जो है ये दरअसल में क्या कहलाता है, सतपुड़ा की राजकुमारी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया था? सब बता देते हैं 1972 में, लेकिन आजकल डेट पूछते हैं 9 सितंबर। वहीं यदि मैं पूछूं कि मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ, तो एक साल बाद से, और वो भी 26 जनवरी से एक दिन पहले। तो 26 जनवरी से एक दिन पहले मतलब 25 जनवरी, और 1972 से एक साल बाद मतलब 1973। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव का मतलब समझ गए होंगे, वन है तो वन के जीव हैं, उनके संरक्षण के लिए, इसलिए। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा, कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे पुराना जंगल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जंगल मध्य प्रदेश में ही आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक अभयारण्य है जिसका नाम है बोरी वन्य जीव अभयारण्य। और ये बोरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में, और सतपुड़ा वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिंपल। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपने अनुसंधान के लिए अभी हाल ही में या कुछ समय पहले कहां पर एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला बनाई थी? आंसर है जबलपुर। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन दरअसल में मैंने, इसके बाद मुझे एंटर मारना था लेकिन ये दरअसल में मैं भूल गया, ध्यान से समझना। एक एक संघ है, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। इसका मतलब समझ लो, दरअसल में ये एक संगठन है। ये इसलिए बनाया गया सन 1984 में, ताकि वन क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं, जो पूरी तरह जंगल की गतिविधि से जुड़े हुए हैं, जंगल से प्राप्त होने वाले उत्पादों को ये बाहर बेचते हैं और उससे ये अपनी आय प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए आदिवासियों के बेहतर भविष्य के लिए और आदिवासियों को जंगल से बेहतर चीजें प्राप्त हों, इसके लिए दरअसल में एक ये संघ या संगठन बना है, जिसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। और इस संघ की स्थापना 84 में हुई थी। मकसद केवल एक ही, कि वनों से प्राप्त होने वाली चीजों को आदिवासियों को उपलब्ध कराकर आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाना। ये है दरअसल इस संगठन का मतलब। अच्छा, आप में से एक जरूरी मैं बात बता दूं आप लोगों को थोड़ी सी, कि जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि मैं एमपी आपके 4 सेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने देखा कि थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं थी, है ना? उसके बावजूद मैंने कोशिश करी लेक्चर लेने की, लेकिन फिर मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाया, तबीयत बहुत, और अभी भी उतनी अच्छी तबीयत नहीं है, लेकिन बोलते ना घर और परिवार के कारण थोड़ा सा भागना दौड़ना पड़ रहा। तो अपन ने, जैसे आपने देखा कि संस्थान को ज्वाइन किया अपन ने, है ना? तो इस वजह से मैं आपके वो 2 चैप्टर जो हैं वो नहीं करा पा रहा हूँ एमपी के। जैसा मैंने बोला था कि 4 चैप्टर कराऊंगा, लेकिन दरअसल मैं वो 2 चैप्टर में इसलिए नहीं करा पाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, टाइम लग जाएगा आप लोगों को। तो इसी वजह से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, किंतु परंतु आप बिल्कुल मत करना। आप लोग अपना जो भी पेटीएम नंबर है, और या जो भी गूगल जो है अकाउंट, है ना, उस नंबर को आप, वो जिसमें आपने पैसे जमा किए हैं, वो 3052 नंबर पर प्लीज़ आप पेटीएम या गूगल अकाउंट भेज देना। तो जो आपकी हाफ फीस है मैं इसमें सेंड करवा दूंगा। ठीक है? तो ये चीज़, ये जानबूझ के मैं, ज़रूरी था ये इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि मैंने 4 का वादा किया था, किसी कारण से मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, है ना? इसी वजह से आप प्लीज़, आप लोग ये 3052 पे आप प्लीज़ अपना नंबर भेज देना, जो भी आपका व्हाट्सएप या जो भी पेटीएम हो, तो उसमें जो भी बची है राशि मैं उसको क्लियर करा दूंगा। और बाकी जैसा मैंने वादा किया था कि एमपी की पहली यूनिट मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी अच्छे तरीके से, और जो तीसरी यूनिट है ये भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इसमें जो भी बच गया है उसको मैं आराम से 2-3 दिन में पूरा करके और एमपी से आपको क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। बाकी हिस्ट्री की क्लासें कंटिन्यू में लेता चलूंगा जब तक हिस्ट्री खत्म नहीं हो रही। ठीक है? तो उससे आप बिल्कुल निश्चित रहें। ऐसा, किसी को अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर लेना, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब चलते हैं अपन वनों के वर्गीकरण की तरफ, कि वनों को जो बांटा गया है वो किस हिसाब से बांटा गया है। ठीक है? सर ईवीएस की आंसर शीट भेज दीजिएगा। आई थिंक मैंने ईवीएस की आंसर शीट भेजी है, और अगर नहीं भेजी है तो मैं आज भेज दूंगा। अगर कुछ भी ऐसा रहा करे तो प्लीज़ मेरे से बात ज़रूर कर लिया करो, हाँ?
ये आंसर शीट या ये फाइल, क्योंकि मेरे दिमाग से स्किप बहुत जल्दी हो जाती है। चल, कोई भी नोट्स, कोई भी कुछ भी तो जरूर बता देना। अब मैं बात करता हूँ वनों के वर्गीकरण की, कि वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि पहले तो आप ये चीज अपने दिमाग में रख लो कि मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, मतलब इक्वेटर के पास में पड़ता है रीजन। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अच्छा, अब आता है कि चार तरह के जो वन हैं वो हैं, पहला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, फिर तीसरा है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या सीधे सीधे कटीले वन, और उपोष्ण पतझड़ वन। अब मैं इसमें आपको ज्यादा बिल्कुल भी नहीं फंसा रहा हूँ, जो चीज पूछी जाती है मैं वो बता दे रहा हूँ, एकदम सिंपल सी। और याद रखना वो इंपॉर्टेंट चीज आती है, बाकी डाटा याद करने का कोई मतलब नहीं। सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन्हीं की सबसे बड़ी खासियत है कि पानी की इनको कमी होती है, तो ये अपनी पत्तियों को गर्मी के समय में गिरा देते हैं। अब आप खुद देखो कि पानी की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि वर्षा का क्षेत्रफल जो है, या वर्षा का स्तर जो है, वो बहुत कम हो रहा है इन वनों में, 25 से 75। तो जो मैंने पहली लाइन आपको बताई कि वो कौन से वन हैं जो पानी की कमी के कारण गर्मी के सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, आंसर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। यहाँ शुष्क का मतलब है आपका ये वाली लाइन, पानी की कमी, और दूसरी ये वाली लाइन, ये आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के अंतर्गत कौन आता है। तो हर्रा, कीकर, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बबूल और पलाश। ये दो एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि बबूल और पलाश किस तरह के वनों के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखना ये चीज। अच्छा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आप शहडोल और जबलपुर बिल्कुल तोते की तरह याद करें, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके साथ साथ में आजकल बैतूल और होशंगाबाद, ये दो भी पूछे जाते हैं। तो यदि आपने शहडोल, जबलपुर और बैतूल और होशंगाबाद याद कर लिया, तो आप समझ जाओ कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का एरिया आपको कवर हो गया, क्योंकि तो यही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब आता है दूसरी चीज, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। आर्द्र का मतलब क्या है कि जहां वर्षा का प्रॉपर स्तर होगा। जैसे आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि उन वनों का नाम बताइए जहां वर्षा का स्तर 100 से 150 होता है। तो निश्चित रूप में वो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। अब क्वेश्चन स्पेशली पूछा गया है, बालाघाट और छिंदवाड़ा में किस तरह के वनों का विस्तार है, आंसर है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों का। अब इस लाइन को आजकल ऐसे ना पूछ के इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वे वन जिनमें वर्षा का स्तर 120 सेंटीमीटर से अधिक है। 120 से अधिक मतलब 100 से अधिक, और 150 से कम मतलब यही रेंज है। तो निश्चित रूप में वो वृक्ष जो हैं कुछ समय के लिए पत्तियां गिराते हैं। तो ये आपसे पत्ती गिराने वाला क्वेश्चन नहीं है, केवल आपसे डाटा इस पे बात करेगा। तो आर्द्र में आपको ये बिल्कुल टोटल याद रखना है, 100 से 150 मतलब 120 तो आपको आ ही जाएगा। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सदाबहार वन किन्हें कहते हैं, तो आपको यही टाइप करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन वनों में ज्यादातर जो वन हैं, इन वनों में साल वृक्ष प्रमुख है। तो आपसे क्वेश्चन सीधे पूछते हैं कि साल वृक्ष की प्रमुखता किन वनों की खासियत है, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों की। परंतु इसके अलावा जामुन, महुआ और बांस, ये वन भी अगर पाए जाएंगे तो आप समझना कि वो यही वन क्षेत्र है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कटीले वन क्या है। तो कटीले वन यदि आपको बताना है तो आपको बस ये नंबर याद रखना पड़ेगा कि जहां वर्षा का औसत स्तर 75 सेंटीमीटर से भी कम है, वो वन कटीले परिक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, चंबल की घाटी। तो चंबल की घाटी दरअसल में वो क्षेत्र है जहां पर वर्षा का स्तर 75 सेंटीमीटर से भी कम है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि 75 सेंटीमीटर से कम यदि वर्षा हो कहीं, तो उस जगह को सूखा कहते हैं।
तो ये वही चीज है दरअसल। तो बस 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा और चंबल घाटी क्षेत्र मतलब कटीले वन, इनसे यही दो क्वेश्चन आज तक बने हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल चलने लगा, क्योंकि ये सब लोगों को रटा हुआ है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़, इसलिए अब वो उपोष्ण पतझड़ वनों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और क्वेश्चन बस एक ही पूछते हैं कि सतना और विंध्याचल की पहाड़ियों पर या विंध्याचल की चोटियों पर जो वन है वो कौन से वन हैं। तो पहले तो आप उपोष्ण पतझड़ बताएंगे, और दूसरा आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पचमढ़ी के आसपास किन वनों की बहुलता है। आंसर है उपोष्ण पतझड़ वनों की बहुलता। ये है बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है जनरली। इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी जो अपन ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने बिल्कुल उसमें ऐड करने का नहीं सोचा। जो इथिकल डाटा है मैंने वही दिया। अब प्रशासन के आधार पर या सरकार के आधार पर भी वनों को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, आरक्षित, संरक्षित और आवर्गीकृत। सबसे पहले आप इसमें डाटा जरूर याद कर लेना कि 65% आरक्षित वन क्षेत्र में आता है, 33% संरक्षित वन क्षेत्र में आता है और 2% आवर्गीकृत वन क्षेत्र में आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया जी उस एरिया का नाम बताइए, आरक्षित वन क्षेत्र का कितना किलोमीटर है, तो अब ध्यान से समझना। यदि ये नहीं देता आपको तो फिर आपसे ऐसा पूछेगा 61,886 वर्ग किलोमीटर, या इसी को अगर हम लगभग में तोड़ें तो 58,700 वर्ग किलोमीटर, या तो ये देगा आंसर या तो ये देगा आंसर। ये है दरअसल में आरक्षित वन क्षेत्र। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र कितना है, तो या तो ऑप्शन में ये दिया होगा, और यदि ये नहीं दिया होगा तो इस तरह से दिया होगा। ये हुआ पहला। अब ये किस लिए आरक्षित वन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर आवागमन, पशुचारण, ये सब आपको पता है, ये सब नहीं पूछा जाता, इसलिए अपन इसको कैंसिल कर रहे हैं। अब आता है संरक्षित वन क्षेत्र। सबसे पहला सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट, कितना प्रतिशत इनका क्षेत्रफल है संरक्षित वन क्षेत्र का। तो आंसर है 33, या उसी को हम 35.6 भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखना ये 35.6 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अब एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है कि राजगढ़ में सबसे ज्यादा संरक्षित वन क्षेत्र आते हैं और उज्जैन में सबसे कम परसेंटेज के साथ में संरक्षित वन क्षेत्र हैं। मतलब ये दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं संरक्षित। अच्छा, तीसरी चीज है आवर्गीकृत में अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ ये चीज पूछ लेते। लेकिन यदि वर्ग किलोमीटर में पूछेंगे आपसे तो याद रखना, वर्ग किलोमीटर में आप ये डाटा जरूर याद रख लेना, क्योंकि सीधा सीधा पूछते हैं। अगर 2% नहीं पूछेंगे तो 0.9 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कौन सा वन क्षेत्र आता है, आरक्षित या संरक्षित या आवर्गीकृत, तो निश्चित रूप में आवर्गीकृत है। अच्छा, अब इसके बाद आती है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन संपदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं देख रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वन संपदा में दो तीन चीजों से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, जैसे सागौन के वन। अब सागौन के वनों से देखो किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सागौन के वनों की पत्तियां कैसी होती हैं। तो सागौन के वनों पर जो पत्तियां पाई जाती हैं वो काफी व्यापक होती हैं, मतलब बड़े आकार की होती हैं सागौन के वृक्ष की पत्तियां। सागौन के वृक्ष किन के अंतर्गत आते हैं, पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं, कि समय आने पर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। सागौन के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, टेक्टोनेंग्रोडाई। ये भी पूछने लगे हैं आजकल। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सागौन के वन पाए जाते हैं। सागौन को कई किताबों में सागवान भी लिखा है, सो कंफ्यूज मत होना। कितने वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हैं, तो ये डाटा आपको याद रखना है, 18, 33, 2। लेकिन यदि मैं परसेंटेज में पूछूं कि कितने प्रतिशत में फैले हैं, तब आपको 17.8 डाटा याद रखना। याद रखना ये दोनों डाटा सागौन में याद रखना पड़ेगा आपको, कि कितना वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में कितना।
अब जब भी बात आती है रातापानी अभयारण्य की, जो रायसेन में है, वो बाघों के लिए फेमस है, लेकिन आजकल यहाँ बड़ी पत्तियों वाले सागौन के वृक्ष मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रातापानी अभयारण्य किन जंगलों के लिए फेमस है? आंसर है सागौन। वर्षा का स्तर 125 से ऊपर है, इसका मतलब है काली मिट्टी वाला क्षेत्र होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सागौन वन जनरली किस मिट्टी में पनपना पसंद करते हैं? तो आंसर है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट, सागौन वृक्ष से कौन सी लकड़ी प्राप्त होती है? तो केवल इमारती कहने से आंसर नहीं हो जाएगा, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्राप्त होती है और कई बार इससे हम सामान भी बना सकते हैं। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो होशंगाबाद में बोरी घाटी जो है वहां पर सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। इतने क्वेश्चन अभी तक सागौन से पूछे गए हैं, याद रखना। अब आता है साल के वृक्ष। साल के वृक्ष का पहला स्टेटमेंट ही सबसे खतरनाक है कि देश में 50% जो है साल के वृक्ष अकेले एमपी ने कवर कर रखे हैं। क्षेत्रफल भी आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 16.54। तो ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाएगा और वो रट लेना, रेलवे के जो स्लीपर होते हैं, मतलब रेलवे में जब आप जाते तो लकड़ियां जो लगी होती हैं वो इसी साल वृक्ष की बनी होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि सागौन पनपता है काली मिट्टी में, तो साल पनपती है लाल पीली मृदा में। ये आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि किस जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं साल के वृक्ष, मंडला जिले में पाए जाते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बांस के बारे में क्वेश्चनों की केवल पूछा नहीं जाता, लाइन लगी है मध्य प्रदेश में। क्यों? अरुणाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश बांस के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बांस कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, ये सब आपको याद रखने हैं। लेकिन इसमें शहडोल और अनूपपुर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन यहीं से जुड़ा है कि बांस जो है उसका उपयोग भवन निर्माण में बड़ी बड़ी बल्लियों के रूप में तो हम करते हैं, परंतु जो बांस है उसको अमलाई और नेपा नगर में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कागज बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बांस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो व्यापक पैमाने पर बांस का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में बांस से कागज भी बनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बांस में कि मध्य प्रदेश में वो कौन से दो जगह हैं जहां बांस का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा, बालाघाट और होशंगाबाद। ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब ये चीज अगर ना दे तो फिर ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी भी गई है कि बालाघाट होशंगाबाद निम्नलिखित में से किस वनोपज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। खैर से कत्था प्राप्त होता है और कत्था पान के साथ साथ में औषधि में भी यूज किया जाता है। लेकिन आपसे जगह पूछी जाती है तो शिवपुरी और मुरैना की एक जगह है बानमोर, यहाँ से स्पेशली जो है वो कत्था मिलता है। यही क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक खैर से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा खैर वृक्ष से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? याद रखिएगा कत्था, और ये औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लाख से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लाख की चूड़ियां बनती हैं, इसलिए सौंदर्य प्रसाधन में यूज किया जाता है। और मंडला, जबलपुर, सिवनी, शहडोल में पाया जाता है। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं लाख को। अब यदि मैं पूछूं कि हर्रा क्या है, तो याद रखिएगा चमड़े पे शोधन के लिए इसका उपयोग करते हैं, मतलब जानवरों से चमड़ा निकाल के उसके ऊपर यदि हर्रा की परत को चढ़ा दिया जाए तो जो बाल वगैरह हैं या खाल वगैरह हैं तो बालों के ऊपर से खाल के ऊपर से बाल आसानी से अलग हो जाते हैं, मतलब केवल प्योर चमड़ा मिल जाता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना कि हर्रा एक औषधि है, उसका उपयोग चमड़े के शोधन के लिए करते हैं, मतलब चमड़े से बालों को पृथक करने के लिए करते हैं। गोंद के बारे में क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता, केवल आप एक जगह नाम याद रखिएगा, ग्वालियर, बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब भिलाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में स्याही और पेंट बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं और ये छिंदवाड़ा से प्राप्त होता है। मतलब तीनों चीजें, स्याही पेंट बनाने में किसका इस्तेमाल होता है
और छिंदवाड़ा से एकत्रित किया जाता है। अगर मध्य प्रदेश की वास्तविकता में कुछ पहचान है तो वो है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है। आपसे डाटा भी पूछते हैं कि कितना प्रतिशत बीड़ी उत्पादन, अच्छा तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है तो 30% बीड़ी अकेले मध्य प्रदेश बनाता है तेंदुपत्ता से। और तेंदुपत्ता जनरली मिलता है सागर, जबलपुर, शहडोल, सीधी में, मतलब ये चारों आपको नाम याद रखने हैं। तो सबसे ज्यादा जो है सागर में होता है और सबसे कम इंदौर में उत्पादन होता है। मतलब तेंदुपत्ता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये आपका मीन्स का क्वेश्चन है। मीन्स में पूछा जाता है मध्य प्रदेश की वन संपदा को समझाइए, तो याद रखिएगा आपको यही सब लिखना है जो अपन ने डिस्क्राइब किया है, जो प्री में पढ़ा है। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि यदि मैं अगर कोई सीट पढ़ाऊँ तो मैं उस लेवल पर उसको डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ कि आपको मीन्स में भी काम आए। तो ये चीज जरूर आप अपने पास कहीं ना कहीं रखना। अब जो अगला चीज आप देख रहे हो ये सब प्री के क्वेश्चन है। जैसे देहरादून स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, यहाँ के अंतर्गत एक क्षेत्रीय अनुसंधान भी है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो जबलपुर में स्थित है। एक है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल में खुला था 1984 में, और इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने मदद करी थी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, जिसको देहरादून ने खुलवाया था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। वन राजिक महाविद्यालय, मतलब वन से संबंधित एक महाविद्यालय है, वो कहाँ पर है, बालाघाट में, ये अपन ने पहले पढ़ा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र की स्थापना बैतूल जिले में की गई है, जबकि संजीवनी संस्थान मतलब दवाइयों से संबंधित, वही जो जंगल से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियां हैं, वो भोपाल में। अब आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कैसे पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट गार्ड सृजन स्कूल निम्नलिखित में से कहाँ नहीं है, तो ये चीज जरूर याद रखना। बैतूल, रीवा और ये, इसमें लखनादौन अच्छे तरीके से देख लो, यहाँ पर है फॉरेस्ट गार्ड सृजन स्कूल, जहाँ फॉरेस्ट गार्डों को तैयार किया जाता है। परंतु प्रादेशिक वन स्कूल जो है वो बैतूल, शिवपुरी, ये तो ठीक है, लेकिन अच्छे से देखो लखनादौन में नहीं। तो ये चीज जरूर याद रखना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ नहीं है और ऑप्शन में लखनादौन जरूर देता है, तो आपको पहले उसी को क्लिक करके अलग कर देना है, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट गार्ड स्कूल है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इतने में आपका वन और वन से संबंधित चीजें हो जाती हैं खत्म। टोटल प्री के इसमें पूरे क्वेश्चन अपन ने क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए। ये चीज अब कल जो है मैं आपको हिस्ट्री कंटिन्यू आगे पढ़ाऊंगा, और इसमें थोड़ा सा पोर्शन कल मैं आपको परिवहन पढ़ाऊंगा, है ना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो सीट है इसको आप जरा अपने स्तर पर एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसमें डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखना जो डाटा मैंने बताया वो डाटा एग्जाम में अभी अभी आ रहा है, मतलब उस पर कोई परेशानी वाली बात नहीं कि कोई पुराना डाटा है। तो ये चीज जरूर आप एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत आसान है, मैंने ज्यादातर चीजें क्लियर कर दी। और कोई चीजें अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल पूछ लेना। लेकिन हाँ, आप लोग प्लीज अपना पेटीएम नंबर जरूर भेज देना।